जिस विषय के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, इस विषय की थोड़ी भूमिका में जाना चाहता हूँ। एक बैकग्राउंड प्रस्तावना, ये विषय कहाँ से शुरू हुआ और हम इसे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, यही सब समझने के लिए हम जब यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आदरणीय रंका साहब को सुनने से पहले इस विषय की थोड़ी भूमिका आप सबके सामने रखने का मन है। 15 दिन पहले हमारा जो समन्वय प्रतिष्ठान है वो अलग अलग प्रकार की मीट्स करता रहता है। 2012 में हमारी नेशनल लेवल की यंग थिंकर्स मीट शुरू हुई इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से, और उन्हीं से प्रेरणा लेके 2016 से हमने MS यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस में गुजरात यंग थिंकर्स मीट की शुरुआत की। पहले 5 साल गुजरात में, बड़ौदा में गुजरात यंग थिंकर्स मीट होती रही। उसके बाद राजकोट, फिर सारंगपुर, फिर सूरत, अलग अलग शहरों में गुजरात यंग थिंकर्स मीट होती है। इस काम को, अच्छे विचार को परकोलेट करना चाहिए, और कोई भी विचार तभी जीवित रहता है जब उस विचार को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। और इस विचार को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की दिशा में हमारी टीम ने वडोदरा नाम का सिटी चैप्टर हमारा वो पिछले वर्ष शुरू किया। श्री पुष्पक काका हमारे बड़ौदा सिटी चैप्टर के कोऑर्डिनेटर हैं, गुंजन काकड़िया और मेघना तिवारी, ये दोनों बच्चे हमारे ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर हैं। और पहली हमारी जो वडोदरा यंग थिंकर्स मीट हुई, ये डॉक्टर अजय रांका सर की पैटर्नशिप में जाइडेक्स हाउस में, वहीं पर उनका जो जाइडेक्स का ऑफिस है उसी के ग्राउंड फ्लोर पे हुई। इस वर्ष की जो यंग थिंकर्स मीट है, हमारा विचार ये रहता है कि जो पहली मीट होती है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर हो। तो आइडियोलॉजी, परसेप्शन, नैरेटिव, ये सारे शब्द हवा में गूंजते रहते हैं। इन सारे शब्दों का एक्चुअल अर्थ क्या है उसे समझने के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी की दिशा में हमने पहली मीट की। दूसरी मीट विजन डेवलपमेंट के बारे में हो, ऐसा हमारा मन था। तो हमारी जो पूरी टीम है, हम लोग मिलकर उसके विषयों की चर्चा कर रहे थे, और विषयों की चर्चा करते करते एक ऐसा विचार आया कि वडोदरा के फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट के संदर्भ में एक रोडमैप तैयार हो, उसके लिए हम कुछ ऐसे विषयों पे बात करें और उस पर कुछ काम करने का प्रयास करें। सबने बैठे बैठे अपने अपने विषय सजेस्ट किए। 15, 20, 25 विषय हो गए। उसको नैरो डाउन करना ये थोड़ा कठिन काम था, और ऐसे कठिन काम जिनके पास बहुत ज्यादा क्लैरिटी होती है वही लोग कर सकते हैं। 2016-17 में मैं MS यूनिवर्सिटी में डोनर्स कैटेगरी से जब इलेक्शन लड़ा पहली बार सेनेट का, उस समय मेरे एक सम्मानीय वोटर के रूप में आदरणीय रांका साहब से हमें मिलने का समय मिला था। आदरणीय गुरुप्रसाद स्वामी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं हृदयपूर्वक उनका स्वागत करता हूं। आदरणीय गुरुप्रसाद स्वामी जी स्थान ग्रहण करें। ये भी एक ऐसा विषय है, यानी धर्म को अपनी अपनी समझ के अनुसार हम अलग अलग व्याख्या करते हैं, पर धर्म के साथ जुड़े हुए धर्मगुरु भी वडोदरा के विकास में इतने ही संलग्न हो सकते हैं, इतने ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये आदरणीय गुरुप्रसाद स्वामी जी की प्रेजेंस से हम समझ पा रहे हैं। मैं फिर एक बार उनकी उपस्थिति को वंदन करते हुए उनका स्वागत करता हूँ। तो हमारी जो टीम थी, वो टीम के साथ बैठ के हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन से विषय होने चाहिए, इसको नैरो डाउन करना चाहिए। रांका साहब से 2016-17 में मिलना हुआ, और तब से लेके आज तक कभी भी मेरे व्यक्तिगत विषय के रेफरेंस में या उनके व्यक्तिगत विषय के रेफरेंस में हमारी कभी चर्चा नहीं हुई। हम जब भी मिलते हैं, जब भी हमारी बात होती है, वडोदरा के समाज के हित के लिए हम क्या कर सकते हैं, यही बात होती है। मैंने टीम को कहा कि कल रांका साहब का टाइम लेते हैं और कल साहब के पास जाएंगे, सारे विषय उनको सौंप देंगे, उनके पास से 4, 5, 6 सेशंस डिसाइड करके बाहर निकलेंगे। ऐसा रविवार शाम को 7 बजे हम डिसाइड करके वहां से अलग हुए। दूसरे दिन एकात्म मानव दर्शन का एक वर्क करना था, उसके लिए हम मालसर एक जगह देखने के लिए मैं और पुष्पक भाई जा रहे थे। कायावरण के पास, मंदिर के पास हम लोग रुके, और उतने में रांका साहब का फोन आया। शिव जी साक्षात है कायावरण में, और उनके सामने हम खड़े थे और सर का फोन आया, और सर ने शेयर किया कि जब से फ्लड आया, फ्लड के बाद की जो सिचुएशन है, मैं कंटिन्यूअसली बड़ौदा के कुछ लोगों से अलग अलग मिल रहा हूं, अलग अलग लोगों से बात हो रही है। कल हम सब लोग बैठे थे और हमारे मन में एक ऐसा निष्कर्ष निकला चर्चाओं का कि गुआंगझो, शंघाई, सिंगापुर, ये सारे ऐसे शहर हैं जिनका अतीत वडोदरा के साथ बहुत ज्यादा मैच करता है, जिनकी स्थिति वडोदरा के साथ बहुत ज्यादा मैच करती है। पर आज शंघाई, गुआंगझो, सिंगापुर, ये शंघाई, गुआंगझो, सिंगापुर है, और वडोदरा आज भी वडोदरा है। इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए,
और देखिए, कई बार जब कुछ गलत होता है हम क्रिटिसाइज करते हैं, और जो सिस्टम में बैठे हैं, जो पावर में बैठे हैं, क्रिटिसिज्म सुनना उनकी जिम्मेदारी है और उनको क्रिटिसाइज करना ये जनता का अधिकार है। पर सिर्फ क्रिटिसिज्म से बातें खत्म हो जाती है क्या? क्रिटिसिज्म से आगे क्या? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन? और सर ने कहा कि इस बारे में हमें कुछ करना चाहिए। मैंने कहा सर, आप जो बात कर रहे हैं ना, इसी विषय के संदर्भ में कल हम लोग मिले थे, बहुत ज्यादा सिमिलर बातें हुई है। आज हम आपके पास टाइम मांगने वाले थे कि आपके पास आए और इस विषयों को कुछ नैरो डाउन करें। उनका ठीक है, कल 10:30 बजे आ जाओ। तो मैं, पुष्पक भाई और हमारे एडवोकेट कुश ब्रह्मभट्ट, हम तीनों टीम की तरफ से सर के पास गए। हमने हमारी बात रखी, सर ने अपनी बात रखी, और उसमें से विचार ये आया कि बड़ौदा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सच में कंट्रीब्यूट करना है। वैसे स्थिति ये है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये होता है कि कोई अच्छा काम करे, उसको करने दें। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऐसे कंट्रीब्यूट करते होंगे। हम जो स्थिति चल रही है उसको और खराब ना करें, ये उससे भी बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो हम में से कुछ लोग ये कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, पर सबसे ऊपर का कंट्रीब्यूशन ये है कि प्रभु ने हमें जो एक्सपर्टाइज दी है, उस एक्सपर्टाइज के आधार पे हम हमारे शहर को कुछ देने का प्रयास करें। मैंने कल ऑडियो मैसेज में भी कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूं, यहां बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से आर्थिक योगदान नहीं चाहिए। एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने में वडोदरा 2047 में कैसा होना चाहिए, उसका विजन डेवलप करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, समझ की जरूरत है। और समझ को समझने के लिए सबसे पहले गलतियों को समझने की जरूरत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत सुंदर कोट है, और जीवन में यह कोट मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा देता है। सरदार पटेल ने गुजराती में कहा था कि भूल सुधारवा माटे भेजू જોઈએ, पर भूल स्वीकारवा माटे कलेजू જોઈએ। अगर गलती को सुधारना है उसके लिए भेजे की जरूरत पड़ती है, पर गलती को स्वीकार करने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम कहां पे लैग कर रहे हैं? विश्व के श्रेष्ठ सिटीज की तुलना में वडोदरा कहां पीछे रह गया है? और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो विश्व के श्रेष्ठ सिटीज में से हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, उससे प्रेरणा ले सकते हैं, और उसके आधार पे एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट बने जो पब्लिक डोमेन में हो, दुनिया देख पाए, सब अपने अपने सजेशंस दे पाए। उन सजेशंस के आधार पे, सबकी सामूहिक समझ के आधार पे वडोदरा को हम शंघाई, ग्वांगझाओ, सिंगापुर की तरह या उससे भी आगे ले जाने की दिशा में प्रयास करें। और मेरा तो ऐसा मानना, यानी जब ये हमने मैसेज फ्लोट किया, उस समय हमारे एक सीनियर प्रोफेसर हैं, अभी यूएस में हैं ऑनलाइन, वो हमको देख भी रहे होंगे। उन्होंने मुझे ये कहा कि व्हाट इज योर एक्सपर्टाइज, व्हाट इज योर डोमेन? आप कैसे मानते हो, आपके पास ऐसी कौन सी क्षमता है कि आपको लगता है कि आप ये कर पाओगे? मैंने उनको जवाब देने का प्रयास किया कि क्षमता जो है ना, ये एक्सपर्टाइज के आधार पे निश्चित नहीं होती, ये नियत के आधार पे होती है। हमारी नियत है कि हम कुछ अच्छा करें। मुझे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की कितनी समझ है मुझे नहीं पता, पर विमल भाई यहाँ बैठे हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अथॉरिटी है। सिटी का टाउन प्लानिंग उसकी मुझे शायद समझ नहीं होगी, पर गोपाल भाई यहाँ बैठे हैं, सिटी के टाउन प्लानिंग की उनकी समझ है। हर एक व्यक्ति की अलग अलग समझ हो सकती है। उन समझ को सम्मिलित करें, उन समझ को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास करें, और ऐसे काम के लिए कोई एक व्यक्ति को लीड लेनी पड़ेगी। और जब डॉक्टर अजय रांका मेरे लिए, मैं हमेशा उनको कहता हूं कि मेरे लिए मेरे पिता और डॉक्टर अजय रांका, ये दोनों में मैंने कभी कोई फर्क नहीं समझा है। मेरे पिता ने जिस प्रकार से हर क्षण मुझे इंस्पायर किया है, डॉक्टर अजय रांका एवरी मिनट मुझे उस प्रकार से इंस्पायर कर रहे हैं। प्रभु कृपा से आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न होने के बाद वो चाहे तो अपनी रिटायर्ड लाइफ कहीं पे विदेश में अच्छी जगह पे रह के गुजार सकते हैं। उनके मन में निरंतर ये चिंता है कि बड़ौदा के लिए मैं क्या करूं। और कुछ अच्छा करने के लिए कोई पोजीशन की जरूरत नहीं है, कोई अच्छा करने के लिए अपने आप को कोई एक्सपर्टाइज में ढालना जरूरी नहीं है, बस एक अच्छी नीयत होनी चाहिए। अच्छी नीयत उनके पास है, अच्छा विजन उनके पास है, और उनके नेतृत्व में कुछ अच्छा करने का मन हम सबके पास है। और इसीलिए यहाँ बैठे हुए कई सारे लोग हैं जिसको हम जानते तक नहीं। हमने तो एक गूगल फॉर्म फ्लोट किया, ग्रुप टू ग्रुप फैलता गया, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास चलता गया, और जब लेक्चर ऑर्गेनाइज करने की बात हुई तो राहुल भाई और उनकी टीम मिल गए, जिन्होंने इतने बड़े मन से बोल दिया कि चिंता मत करो, हम सब है आपके साथ में। और सिर्फ इस लेक्चर के लिए नहीं, ऐसे जो अच्छे काम करने हो हम साथ मिलकर करेंगे। सब अच्छी नीयत के लोग
अच्छे भाव वाले लोग जिनके मन में बड़ौदा के लिए सच में कुछ करने की इच्छा है। और रंका साहब से कल मेरी बात हुई कि सर फ्लो क्या रखें, फॉर्मेट क्या रखें पूरे प्रोग्राम का। उन्होंने कहा इसको कंप्लीटली इनफॉर्मल रखते हैं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं रखना, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। आपने देखा होगा कोई दीप प्रागट्य नहीं है, कोई फॉर्मल प्रोग्राम नहीं है। ये तो पहली बार रंका साहब यहाँ पे आए हैं और राहुल भाई और पूरी टीम ने ऐसा सोचा कि रुद्राक्ष से उनका स्वागत करें, बाकी स्वागत की भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। और इस विषय को आगे ले जाने के लिए बड़ौदा के जो भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमने सबको इनवाइट किया है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर हेमंत जोशी, ही विल बी ज्वाइनिंग विद अस इन फ्यू मिनट्स। जो हमारे गुजरात विधानसभा के चीफ व्हीप हैं श्री बालूभाई शुक्ला, वो भारत के बाहर है। एक एमएलए हैं केवलभाई रोकड़िया, वो गुजरात से बाहर है। दूसरे एमएलए हैं चैतन्य भाई देसाई, वो हमारे साथ थोड़ा लेट ज्वाइन करने वाले हैं। मनीषाबेन वकील मेडिकल रीजंस के कारण यहाँ पर नहीं है। हमने सबको इनविटेशन भेजा है, तो जो भी लोग हमारे साथ ज्वाइन कर पाएंगे। हम सब यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। हम सब वडोदरा के लोग हैं। वी द पीपल ऑफ बड़ौदा, वी द सिटीजन ऑफ बड़ौदा, हम सब मिलके कुछ करना चाहते हैं। एक ईमेल आईडी राका साहब की बातों से इंस्पायर होकर हमने क्रिएट किया है, वडोदरा 2047@gmail.com। वो हम ग्रुप पे डाल देंगे। जो भी आपके सजेशंस हैं आप उसमें शेयर कर सकते हैं। एक मोबाइल ऐप या एक पोर्टल जैसा कुछ तैयार करेंगे जिससे हर एक व्यक्ति की सहभागिता निश्चित हो पाए। बाकी आदरणीय राका साहब आज हमको जिस प्रकार से मार्गदर्शन देंगे, वो अपनी बात रखने के बाद इसको इंटरैक्टिव प्रकार से आगे ले जाना चाहते हैं। तो हम सब पूरे रूप से, शारीरिक और मानसिक रूप से यहाँ पर उपस्थित रहें, इस पूरे विषय के साथ इन्वॉल्व हो। और आज का लेक्चर खत्म होना ये इनिशिएटिव का खत्म होना नहीं है। आज का लेक्चर खत्म होना ये एक अल्प विराम है। इस अल्प विराम के बाद हम सब साथ मिलकर वडोदरा को कैसे आगे ले जाए, उसके लिए हम सब प्रवृत्त रहेंगे, कार्यरत रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे, प्रवासरत रहेंगे। यही आप सबसे अपेक्षा है। मैं हमारे मेंटर, मेरे मार्गदर्शक, जिनसे हम सब इंस्पायर हो रहे हैं, हो सकते हैं, ऐसे डॉक्टर अजय राका सर को मैं इनवाइट करना चाहता हूं। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे सीनियर लोग ऐसे हैं जो सब स्टेज पे होना डिजर्व करते हैं। उन्होंने ऑडियंस में रह के टीम का एक पार्ट होना स्वीकार किया, इसलिए मैं उन सबके इस भाव को वंदन करता हूं। नमस्कार। तो आप सब लोगों यहाँ आए अपना समय निकाल के और एक विचार मंथन के लिए अपन सब लोग साथ में बैठ गए, तो थैंक यू वेरी मच। मुझे एक मौका दिया कि थोड़े से कुछ विचार आप लोगों के साथ रख सकूं। तो पहले तो जिगर, राहुल भाई और सारी टीम, इनको धन्यवाद मेरा। तो ओके, आवाज आ रहा है ठीक से? ओके। तो आज ये चर्चा का जो विषय है, थोड़े से मैं एक बैकग्राउंड क्रिएट करता हूँ। अपने यहाँ पे सबसे जो माननीय ऐसे व्यक्ति होके गए वो सयाजी राव थे। वडोदरा वाले उनसे बहुत प्यार करते हैं। यदि अपन उनके मन में जाके देखें कि उन्होंने जब ये वडोदरा को बसाया बराबर से और इसका डेवलपमेंट किया, तो उनके मन में जो एक विचार होगा वो क्या होगा? आई थिंक उनका जो विचार था वो बिल्ड एक्सेलेंस। हर चीज जो उन्होंने की वो इनोवेटिव और फर्स्ट टाइम थी, लंबी सोच की थी। चाहे एमएस यूनिवर्सिटी का कैंपस हो, चाहे आजवा लेक हो, चाहे यहाँ की टैक्स सिस्टम हो,
एक उस व्यक्ति ने विजन सामने रखा और उसको एग्जीक्यूट किया, और हम इसके वारसदार हैं। और मैं मानता हूं कि ये हमारी बहुत बड़ी भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है कि ऐसी एक विरासत में हमको सिटी मिली। सवाल ये आता है कि ये जो विरासत में हमको सिटी मिली, जो एक्सेलेंस मिला, क्या हम उसको फिर से उस लेवल तक लेके जा सकते हैं? बड़ौदा स्टेट वॉज ए आइडियल स्टेट, आज नहीं। कैन वी डू दिस अगेन? सो दैट इज दी, ये एफर्ट हमको करना है, और आई एम वेरी हैप्पी दैट लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर देयर हु आर विलिंग टू गिव देयर टाइम। सो लेट मी पुट सम हिस्टोरिक फिगर्स। मैंने आज ऐसी जब पूरा इसका स्टडी किया बड़ौदा का, तो उसमें ये ध्यान में आया कि 1930, 100 साल पहले यदि अपन जाके देखे तो बड़ौदा की पॉपुलेशन थी 1,12,000, और बड़ौदा का जो स्क्वायर किलोमीटर जो हमने ऑक्यूपाई करके रखा था, उसके हिसाब से 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1,000 लोग रहते थे। आज यदि मैं वीएमसी का एक पेरीमीटर निकालूं कि कितना स्क्वायर किलोमीटर में हम बसे हैं, तो करीब 207, 213 का नंबर आ रहा है, और 25 से 27 लाख लोग आज रह रहे हैं। इसका मतलब है उसी स्क्वायर किलोमीटर में अब 10,000 लोग रह रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग रेफरेंस पॉइंट है कि वहां क्या था और आज क्या हो रहा है। वहां पे कितनी स्पेस थी, आज कितनी स्पेस है। ये कभी भी हम जब बड़ौदा का मैप लिखना चाहेंगे तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। आप यदि इसी पॉपुलेशन को यदि दूसरे एक डेवलप्ड सिटी से देखें, जैसे मैंने शंघाई का एक देखा, शंघाई का नंबर आ रहा है करीब करीब 3-3,500, बहुत डेंस है, फिर भी 3,500 ही आया पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब है कि आपका पहला प्रॉब्लम है कि आप बहुत कॉम्प्रेस्ड रह रहे हो, और इसका री इंजीनियरिंग आपको करना पड़ेगा। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 1। ये हिस्टोरिक बैकग्राउंड है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रेशर आया है। अब सवाल ये आएगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं, हम बड़ौदा को अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो पहले हमको एक बड़ौदा का कैरेक्टर के बारे में एक डिसीजन लेना पड़ेगा एज सिटीजन, कि बड़ौदा किस चीज से जाना जाएगा। तो आज होता है गरबा, लेकिन गरबा तो 10 ही दिन होता है, तो फिर तो कुछ थीम हमको सोचना पड़ेगा। 2 थीम मैं प्रपोज करता हूं। देखिए, वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करना है हमारे को स्ट्रांग बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। लेकिन साथ साथ में हमको भारतीयता को भी मिलाना है, और भारतीयता में ऐसा क्या है कि जो हमारी आइडेंटिटी हमारे शहर के साथ जुड़ सकती है। तो 2 चीज मेरे ध्यान में आई। तो पहली है कि क्या हम बड़ौदा को फाउंटेन सिटी बना सकते हैं। पानी है, नर्मदा का इतना बड़ा डैम है, लकीली यहां पे 40 इंच बरसात भी होती है। यदि हमने वाटर स्टोरेज क्रिएट किए 1 एकड़ के ऊपर, 40 इंच जब आती है तो 44 लाख लीटर पानी गिरता है। दैट इज द क्वांटम ऑफ वाटर। आप इमेजिन करिए कि बड़ौदा में 1000 कंपनियां तो है, एक कंपनी ने एक भी फाउंटेन डोनेट किया, चलाया, डिफिकल्ट नहीं है, महंगा नहीं है। 1000 फाउंटेन यदि इस शहर में शुरू चलते हैं
और आप इस ट्रैवल में करते हो, आप ऑफिस जाते हो, आप घूमने को जाते हो, आप पिक्चर देखने जाते हो, कितना मन प्रफुल्लित हो सकता है। ये आइडिया जम रही है। आगे जाके यदि आप देखो कि 25 इयर्स एनर्जी की कॉस्ट कम कम होते जाने वाली है। आज ही आप यदि फोटोवोल्टिक्स का देखो, सोलर पैनल्स का, उसकी कॉस्ट ₹2.20 पे आ गई है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट कॉस्ट सब मिला। विंड का देखो तो ₹1.80 आ गई है। 25 साल के अंदर लाइक्लीहुड है कि माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी शायद ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो हम एनर्जी इंडिपेंडेंट होना ही है अगले 25 साल। हमें एनर्जी का एबंडेंस मिलेगा, कॉस्ट कम होते चले जाएगा। तो इतने सारे 1000 पंप्स चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका एडवांटेज क्या होगा? सी दिस इज हाउ टू थिंक। मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमको सोचना कैसा है कि 1000 फव्वारे यदि फाउंटेन्स चलेंगे मेरे सिटी में, तो इवेपोरेशन होएगा पानी का। लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन यदि हमने एब्जॉर्ब कर ली तो हमारी हवा ठंडी हो जाएगी। आप यदि ये देखेंगे कि जहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाती है, व्यक्ति कंफर्टेबल फील करता है। हमारे यहाँ पे करीब 6 महीने हम गर्मी में रहते हैं, क्यों ना हम उसमें 3 डिग्री का ही बदलाव लाए, 5 डिग्री का बदलाव लाए। ये हो सकता है। शाम को जब लोग जाए अपने बच्चों को लेके फाउंटेन के पास, मजा आएगा उनको। चिल्ड्रन विल एंजॉय। सी हाउ वी कैन मेक इट हैप्पी एंड जॉयफुल बोथ। फाइनली जो हम बड़ौदा का विजन देखना चाहते हैं, वो क्यों देखना चाहते हैं? कि हम चाहते हैं कि भाई खुशी हो, मजा आ गया रहने में। तो दिस कुड बी वन। सेकंड जो भारतीयता को रिप्रेजेंट करता है मेरे हिसाब से, वो है एक लैम्प, कंदील जिसको हम कहते हैं। हर दिवाली में हम हमारे घर के ऊपर लैंप लगाते हैं। आज यदि आप एलईडी लाइट देखो, आपके पास लैंप है, आप कलरफुल लगा सकते हो। हर घर पे यदि 1, 2, 3 जिसकी जैसी स्थिति हो, यदि लैंप लगाना शुरू कर दे, एक यूनिक कैरेक्टर बड़ौदा में आ सकता है। दिस इज द सिटी ऑफ लैंप। इंटरेस्टिंग। सी ये तो सिर्फ मैं 2 आइडिया दे रहा हूं। अपन सब लोग बैठेंगे विचार के लिए तो और कई आइडिया आएंगे, बट सोचना कैसे है ये देखना है कि कहीं ना कहीं बड़ौदा को एक कैरेक्टर देना है। तो इस विचार मंथन में हमको हमारा कल्चर का कैरेक्टर, सिटी का एक आइडेंटिफिकेशन, डिफरेंशिएशन खड़ा करना पड़ेगा। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं कि क्यों हमको करना चाहिए? देखिए, विथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बड़ौदा के सामने आई है कि बड़ौदा एक टूरिज्म ओरिएंटेड सिटी बन सकता है। गवर्नमेंट ने, पूरे हिंदुस्तान ने पैसे भेजे, तो 2500 करोड़ अपन ने नहीं दिए, गिफ्ट है हमारे लिए। क्या हम उसका फायदा ले सकते हैं? क्या हम हमारा पूरा बेस ऐसा तैयार कर सकते हैं कि जो भी आदमी बड़ौदा आए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का 140 करोड़ में से 100 करोड़ लोग तो आ ही जाएंगे अगले 25 साल में देखने के लिए। अब हिसाब लगाओ कि कितना इन्फ्लक्स ऑफ टूरिज्म एक आइकॉनिक प्लेस की वजह से अपने को मिल सकता है। क्या आप उसमें से पैसे निकाल सकते हो? क्या आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो सकती है? क्या आप उसको सर्विस कर सकते हो? और इसीलिए ऐसा कुछ हमने करना चाहिए कि बड़ौदा जो भी व्यक्ति आए, ही शुड फील ग्रेट, यार कुछ मजा आया, अलग था, एक्सपीरियंस अलग था। इसके बारे में सोचना है और इसके बारे में आइडिएशन करना है। दूसरा जो इसमें है, अब यहां से शुरू करेंगे अपन, एक ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, लोगों को इधर से उधर ले जाना, एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट करना,
ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ऑलरेडी हम उसको देख रहे हैं। यदि हम बैंगलोर को देखें, बहुत तकलीफ है। हैदराबाद को देखें, बहुत तकलीफ है। दिल्ली को देखें, बहुत तकलीफ है। बॉम्बे को देखें, बहुत तकलीफ है। हम लकी है, हम 25 पे ही बैठे, ये सब लोग 1 करोड़ पे बैठे हुए। लेकिन यदि आप बड़ौदा को एक 2047 को देखो, 25 साल के बाद, आपके यहाँ बुलेट ट्रेन आ रही है, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ता है, आपके यहाँ पे 8 लेन हाईवे बन गया है, कॉरिडोर, आपके यहाँ का फ्रेट ट्रेन कॉरिडोर बन गया है। इसका मतलब है कि यू आर रेडी फॉर एन इकोनॉमिक बूम। तो आज का जो प्लानिंग है, बड़ौदा के जो प्लानर्स है, बड़ौदा के लिए हमको यदि विजन लिखना है तो हमको कम से कम 1 करोड़ की पॉपुलेशन अकोमोडेट करने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा। ये नंबर जो आएगा, इसको हमको ध्यान में रखते हुए प्लानिंग का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अब 1 करोड़ लोगों को बसाना, उतना रिसोर्सेस, उतना कंस्ट्रेंट, उतना ट्रांसपोर्टेशन कैसे लाना, ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया है और इसको तुम्हारे को लेआउट करना पड़ेगा। जैसे अभी सिटी प्लानिंग में आप चले जाओ, हिंदुस्तान में हमने रिंग रोड का ही कॉन्सेप्ट सुना है, लेकिन आप बहुत सारी मॉडर्न सिटीज को देखो जो बनी हुई है, वो स्क्वायर मॉडल पे भी बनी हुई है, सब कुछ सीधा। तो हर चीज गोल होना जरूरी नहीं है। जब हम हमारा विजन लिखेंगे तो हमारी टोपोग्राफी का स्टडी करते हुए क्या हमको गोल की जरूरत है, स्क्वायर की जरूरत है या स्टार की जरूरत है, स्पोक टाइप, मुझे नहीं मालूम, बट ये सोचना पड़ेगा। राइट फ्रॉम यूटिलिटी टू ट्रैवल टाइम टू एवरीथिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये जरूरी है। अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सोचना कैसे है। मैं एक टूरिस्ट हूं, मैं आपके शहर में आया, एक ऑटो रिक्शा में बैठा या एक टैक्सी में बैठा, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। यदि हमारा ऑटो रिक्शा वाले को हम मोटिवेट करें कि नहीं, बड़ौदा का कल्चर है कि तेरा ऑटो एकदम क्लीन होगा, इस लेवल तक का क्लीनलीनेस मेंटेन करेगा, इस लेवल की टेपेस्ट्री तू लगाएगा, तू कस्टमर अंदर बैठने के बाद में उसको एक वेट टॉवेल ऑफर करेगा, तेरे पास पानी देने के लिए पानी की बोतल होनी चाहिए, तेरे पास एक मैगजीन, एक न्यूज़पेपर होना चाहिए, तेरे पास हो सके तो म्यूजिक सुनाने की भी एक प्रोविजन चाहिए। आज हो सकती है फोन पे म्यूजिक बजता है। अब देखिए, यदि आप एक बाहर से आ रहे हो और आप बड़ौदा के ऑटो रिक्शा में बैठते हो और ये एक्सपीरियंस आप लेते हो, कितना पैसा लगेगा ज्यादा? ठीक, सोचना कैसा है, मनी, फाइनली ये सब कुछ पैसे से होगा। ये सब करने के लिए मेरे को नहीं लगता कि उसको किलोमीटर के पीछे 50 पैसे से ज्यादा खर्चा आएगा। इट्स ओनली द थॉट, इट्स ओनली दी, जिसको कहेंगे ना, एक सोचने की जरूरत है, एक एक्सपीरियंस क्रिएट करने की जरूरत है। ऐसी ऐसी चीजें हमको इस डॉक्यूमेंट के अंदर सोच के डालना चाहिए कि हाउ डू वी अचीव एक्सेलेंस, कैसे हम एक्सपीरियंस को क्रिएट करें। नॉर्मली कोई सोचता नहीं है। दिस इज वेयर एक्सेलेंस कम्स इन कि यू गो टू वडोदरा, समथिंग डिफरेंट, मजा आ गया, लैंप वाली सिटी मिल गई, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठा तो बहुत अच्छा लगा, एंड दैट पीपल विल रिमेंबर, देन दे विल टॉक, देन मोर पीपल विल कम। अब ये रोड के ऊपर अपन आते हैं। आज यदि एक जस्ट एग्जांपल देता हूं, अपने पास वीएमसी से भी मैंने देखा कि अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट आए हुए हैं। एक अच्छी सिटी यदि होती है तो
दे मेजर द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कि कितने स्पीड एवरेज आपकी होती है, और स्पीड डिसाइड होता है कि आपके रास्ते कितने अनड्यूलेटेड है या पॉट होल कितने हैं। दो ही चीज की वजह से स्पीड कम होती है। अब ग्लोबल स्टैंडर्ड है। देखिए अभी जब डॉक्यूमेंट ये बनेगा तो कितने डिटेल में हमको जाना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल लेके शेयर करता हूं कि अनड्यूलेटेड रोड नहीं होना चाहिए, उसका एक ग्लोबल स्टैंडर्ड उसको कहते हैं IRI, इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स। 1 किलोमीटर आप यदि ट्रैवल करते हो तो ऊपर नीचे जो आपकी गाड़ी होती है उसका 1.75 मीटर यानी 1750 मिलीमीटर का एक टॉलरेंस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड सेट किया है। मैं सिंगापुर में था, मैं दुनिया के सारे रोड्स के लिए वाटर रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैंने डेवलप किया है। 55 कंट्रीज में पैटेंट भी किया हुआ है। आज अमेरिका के 25% रोड बड़ौदा की टेक्नोलॉजी से बनते हैं, बराबर। तो सिंगापुर वालों ने जब अपनी टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू किया तो वहां का जो सबसे बढ़िया कॉन्ट्रैक्टर था वो उस दिन मुझे कहा कि सर 1.75 इज द स्टैंडर्ड बट वी आर अचीविंग 50 mm, सिर्फ दैट मच। मेरा सिंगापुर में आप 1 किलोमीटर चले जाओ, आपका टायर ऊपर नीचे 50 mm से ज्यादा नहीं होएगा, जबकि टॉलरेंस दिया हुआ है 1750 का। देखिए एक्सेलेंस कहां तक जा सकता है, कहां लोगों ने अचीव किया है। और आज यदि मेरे ख्याल से बड़ौदा के रोड की तरह आप गाड़ी चलाओ तो डेफिनेटली इट विल बी टुवर्ड्स 10 मीटर, आपका 1 किलोमीटर में चला जाएगा। सवाल ये आता है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या हम ये स्टैंडर्ड को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और एक बेंचमार्किंग कर सकते हैं। यदि सिंगापुर का कॉन्ट्रैक्टर कर सकता है तो मेरे बड़ौदा वाला क्यों नहीं कर सकता। अब इसके अंदर ठीक आपको सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। तो पहला ध्यान में क्या हमको आएगा कि भाई ओके, हमने प्रपोज किया कि भाई आप अच्छा बनाओ, तो उसकी प्रोसेस लगेगी, कैसे करेंगे। अब वो कहेगा कि सर आप पैसे तो देते नहीं हो सिटी वाले, मैं अच्छा रोड कैसे बना के दे दूं आपको। 5 भी सर मेरा एक सिंपल सॉल्यूशन है, और यही सॉल्यूशंस आपको भी सोच के इनकॉर्पोरेट करके नॉवेल्टी के एंगल से सोचना पड़ेगा कि मैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालूं। तो हमको ये कहना पड़ेगा कि ओके, रोड का एस्टिमेट बनता है, हमारा एक अच्छा इंजीनियर बैठ के बनाता है या कंसल्टेंट बनाता है, या तो हम कहें कि ये गधा है, इसको कुछ समझता नहीं है तो रखा क्यों है, और नहीं है तो मानो कि भाई टेक्निकली उसको समझता है, उसने एक अच्छा डिजाइन बना के दिया है और उसने उसका कॉस्ट भी दिया है। गवर्नमेंट के जो स्पेसिफाइड रेट्स है, शेड्यूल ऑफ रेट्स से बना के दिया है। क्यों ना हम ऐसा सोचे कि आज के बाद में हर कॉन्ट्रैक्ट जो थियोरेटिकल वैल्यू है उसी से मिलेगा। हमारा वीएमसी, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उतना पूरा पैसा देगा कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन काम उसको मिलेगा जो सबसे ज्यादा वारंटी देगा। जिसको लंबा वारंटी देना है, मैं यदि 20 साल का वारंटी देना शुरू कर दिया तो मैं अच्छा रोड बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, मैं अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करूंगा कि नहीं करूंगा। सी कितना सिंपल हो सकता है। सॉल्यूशन फाइंडिंग और प्रॉब्लम डेफिनेशन ये हमको इस प्रोजेक्ट के अंदर साथ साथ में करना है। हमको सिर्फ ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं देना है, हमको एक्चुअली कॉन्क्रीट सजेशन देना है कि आप ये करोगे तो ये होगा। अब इसके अंदर जैसे कंस्ट्रक्शन की बात आई तो हमको कैसे सोचना पड़ेगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया, आखिर में हम सब लोगों का इन्वेस्टमेंट है, वो हम ही टैक्स दे रहे, चाहे जीएसटी दे रहे, चाहे डायरेक्ट घर का टैक्स दे रहे, जो भी दे रहे। तो हमको क्या चाहिए, हमको वेल्थ प्रिजर्वेशन चाहिए एज सिटीजन। मैंने यदि 100 रुपए का एसेट बनाया है
तो इसकी वैल्यू मुझे हाई मेंटेन करनी है, मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम करना है। धंधे की बात है, बिजनेस की बात है। मुझे यदि पैसे वाला बनना है तो मैं कैसे बनूंगा? जो मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है, जो डिट्योरेट हो रहा है, वो नहीं होगा। जैसे आज मैंने बीच में पढ़ा था कि हमने कुछ मकान बनाए थे, तो मकान 15-20 साल में डिट्योरेट होगा। इसका मतलब है हमारा 5% पैसा हर साल डिट्योरेट हो रहा है, चला जा रहा है, वी आर लूजिंग। एक रोड बना, 5 साल के बाद रीसर्फेसिंग करना पड़ा, तो इसका मतलब है कि हमारा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 20% हो गया। पैसा गया। तो क्या हम इसको ध्यान में रखते हुए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का हम स्पेसिफिकेशन लिख के निकालेंगे, उसके स्टैंडर्ड्स लिख के निकालेंगे, उसकी ऑडिट सिस्टम लिख के निकालेंगे, तो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम हो। क्योंकि बड़ौदा में कुछ भी चीज बनती है वो लंबी चलती है। आज आप देखो, एक इंटरेस्टिंग है, माइंडसेट है। हावड़ा ब्रिज बना, कितने साल हो गए? 150 साल हो गए, चल रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? मे बी 0.5%, 200 साल चलेगा शायद स्ट्रक्चरल। इंटरेस्टिंग, कहां आप 20% लॉस कर रहे हो और कहां आप 0.5% कर सकते हो। रोड की बात करते हैं, आज 20 साल के लिए रोड डिजाइन होता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक, दिस इज वेयर यू विल हैव टू ब्रिंग एक्सपर्ट्स, और उनका ओपिनियन लेना पड़ेगा कि शाश्वतता के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए हम रोड को कैसा देखेंगे। तो आज वर्ल्ड वाइड हर व्यक्ति ये देख रहा है कि परपेचुअल पेमेंट बनाओ, इसी के लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम करो। 20 साल के लिए डिजाइन क्यों करना? 50 का करो, 100 का करो। जब हम सोचने के लिए बैठे हैं तो कंजूसी किस बात की? जब ग्लोबल एक्सपर्टीज आपको अवेलेबल है, उसके अंदर से यू कैन फाइंड सॉल्यूशन। हिंदुस्तान को इनोवेटिव बनना पड़ेगा। हम एक ऐसे टेक्नोलॉजिकल दौर पे है जहां इंफॉर्मेशन, नॉलेज हमको अवेलेबल है। सवाल यह आता है कि हम ले पा रहे क्या, और कितने सस्ते में ले पाते। फ्री है तो परपेचुअल पेमेंट के हिसाब से हमारे रोड क्यों नहीं डिजाइन हो रहे? क्यों बड़ौदा के रोड परपेचुअल पेमेंट नहीं बननी चाहिए? यदि हमको 1 करोड़ लोगों को रखना है, तो आज का जो हमारा 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उसको यदि हम एक डेवलप्ड सिटी के एंगल से देखें, तो अभी ऑलरेडी हमको 2.5 गुना होना चाहिए था, 10,000 पे है। और यदि 1 करोड़ का है तो वी आर लुकिंग एट 6-fold एक्सपेंशन। इसका मतलब कितने रोड बनाने पड़ेंगे, कितनी गाड़ियों को अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास चांस है कि आज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपने बोलते हैं कि भाई मजा नहीं आ रहा है, वो सिर्फ 1/7 रह जाएगा। 6 टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन ए ग्लोबल स्केल। और इसीलिए हर चीज में ग्लोबल बेंचमार्किंग लाना जरूरी है। फिर उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजीज कैसे लाना, फिर उसको अपनी पर्टिकुलर जो सिचुएशन है कि मानसून इतना आएगा, फ्लड इतना आएगा, रोड पानी में डूबे रहेंगे, हर चीज के बारे में सोच के उसके सॉल्यूशंस ढूंढ के इस डॉक्यूमेंट में हमको लिखना पड़ेगा। आज एक जैसे ब्रिज बनता है, ब्रिज भी हमारा अनड्यूलेटेड है। आप यही ब्रिज, यही इंडियन इंजीनियर दुबई में चले जाए, एब्सोल्युटली आपको 1 to 2 मिलीमीटर का टॉलरेंस मिलता है, सेम। इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रॉब्लम इज नॉट विद पीपल, प्रॉब्लम इज विद एक्सपेक्टेशन। मैं हमेशा कहता हूं, जैसे आज हम हमारे घर में देखते हैं ना, अपन अपने छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि भाई बड़ा आदमी आया पाँव छू, हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे, और धीरे धीरे वो हमारा कल्चर सुनता है, अडॉप्ट करता है।
फिर उसको बोलना नहीं पड़ता कि भाई बड़े लोगों के पांव छुओ। मेक सेंस? तो ऐसे ही क्या बड़ौदा के सिटीजन्स एक्सीलेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उसके लिए डिमांड कर सकते हैं, उसके लिए मेहनत कर सकते हैं। यदि हम एक्सपेक्ट करें तो सब कुछ डिलीवर हो जाएगा। सवाल यह है कि आज तक मेरे ख्याल से किसी ने एब्सोल्यूट डेप्थ तक जाके ऐसा कोई फुल प्रूफ प्लान, उसका लॉजिस्टिक, उसकी कॉस्ट, उसकी प्रोसेस, उसकी बेंचमार्किंग और उसके अंदर कितना पैसा लगेगा और वो पैसा आएगा कहां से, सभी का प्रोविजन करना पड़ेगा। अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हैं, पैसे के तो ये वाली है सब लोग, कहीं ना कहीं से तो लाके दे देंगे अपने को। बहुत बढ़िया बिगिनिंग है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है पैसे का वो सॉल्व हो जाएगा, यही हो गया, ठीक है ना। तो ये जो आज का जो मेरे हिसाब से जो एक विचार मंथन के लिए हम बैठे हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर कि सोचना कैसे है, बिकॉज ये कोई यहां कंप्लीट होने वाला नहीं है। दो तीन चीजें और बताना चाहूंगा। जैसे रोड साइड है, एयरपोर्ट है और रेलवे स्टेशन, आपको कल्चर ठीक करना है आपके सिटी का। एक कल्चरल प्रॉब्लम है कि बड़ौदा साफ नहीं है। मेरे ख्याल से हर व्यक्ति मानता है कि भाई वी आर नॉट हैप्पी विद द क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड्स ऑफ बड़ौदा। वी आर गेटिंग बेटर, बट अदर सिटीज हैव डन बेटर। इंदौर को देखो, अपने से बेटर। सूरत देखो, अपने से बेटर। तो भाई हम क्यों नहीं अचीव कर पा रहे? अपने को सोचना पड़ेगा। ये बीएमसी का प्रॉब्लम नहीं है, ये जनता का प्रॉब्लम। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक जो मैंने चाइना में देखा और जो अभी मोदी जी कर रहे हैं कि ही हैज टेकन दिस क्लू फ्रॉम देम व्हाट चाइनीज डिड। उन्होंने उनके रेलवे स्टेशन, उनके बस स्टेशन और उनके एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास बनाए। वर्ल्ड क्लास है ना, वर्ल्ड क्लास। क्योंकि सबसे ज्यादा फुटफॉल इन्हीं पब्लिक स्पेस में से होता है। हर व्यक्ति साल में 2-4 बार तो या तो रेलवे स्टेशन या तो एयरपोर्ट या तो बस स्टेशन में से निकल के जाता है। यदि उसको एक एक्सपीरियंस आप देते हो साफ सफाई का, एक्सेलेंस का, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो बात जाती है। सी दिस इज ए कल्चरल चेंज। जैसे मैंने तो काफी पढ़े हैं कि राइट फ्रॉम यूरोप टू द चाइनीज एक्सपेरिमेंट, व्हेन दे क्रिएटेड ए एनवायरमेंट, लाखों लोगों को लाके, मिलियंस ऑफ लोगों को लाके ट्रेन किया, बोले आओ देखो, एक्सपीरियंस करो, और बदला, कल्चरल चेंज लाया। तो यदि हमको बेंचमार्क करना है तो डिज्नी वर्ल्ड का बेंचमार्क लेना पड़ेगा साफ सफाई का। एक इंटरेस्टिंग यहां पे शेयर करता हूं साफ सफाई का। मैं मैक्सिको गया था, तो वहां पे एक सिटी थी केरेतारो करके, नॉर्थ ऑफ मैक्सिको। पहले दिन जब मैं मेरे डीलर के साथ घूम रहा था तो 15-20 मिनट के बाद में मैंने उस डीलर को बोला, यार एक बड़ी अजीब बात लग रही है। तो he says, what is that, Mr. Anka? So I said, your city is so clean. I am amazed. I have not seen even American cities as clean. What is the magic? What you guys are doing? Then he said, कि we take pride in keeping our city the cleanest in the world. Every day we get 40 new families, and our government, our people make a point to induct them in our culture of keeping it clean. बड़ा एफर्ट लगता है, बट हम लाते हैं, हम सिखाते हैं कि नहीं, दिस इज द प्राइड ऑफ आवर सिटी. We will not allow a single piece of garbage on the street. And it was actually clean.
I was so happy. But it showed me the commitment. He says, I never wanted to tell you this, but I'm very happy that you noticed it within 15 minutes. So these are the global standards जो लोगों ने अचीव किया है, और उसकी पूरी प्रोसेस है कि उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और यहां पे सिटीजन्स इन्वॉल्वमेंट आता है। हमको जब डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे तो सब लिख के निकालना पड़ेगा कि स्कूल में कैसे जाएंगे, स्कूल के बच्चों को कैसा सिखाएंगे, एक एक गली में जाके वहां की कमेटी कैसे बनाएंगे, वहां के लोगों को कैसा बोलेंगे, फिर एजुकेशन कैसा होगा, हाउ वी ब्रिंग दैट प्राइड। मैं अभी वियतनाम घूमने गया था, तो हेलोंग बीच से हम जा रहे थे वापस इधर हो ची मिन्ह। एक गांव की गली गली साफ थी, अमेजिंग। हमारे जैसे ही थे वो 10 साल पहले, कर दिया साफ। तो हो सकता है। इट्स ओनली द क्वेश्चन ऑफ आवर कमिटमेंट, आवर प्रोसेस, आवर सिस्टम्स एंड आवर एफर्ट। एक यदि इसको जॉयफुल सिटी बनाना है और बढ़िया सिटी बनाना है, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो होता है वो होता है भोजन का, फूड। एंड आई एम श्योर बरोडियंस आर आल्सो लव टू ईट लॉट ऑफ गुड फूड, करेक्ट? नाउ यू टेल मी, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1000 and more women who are amazing cooks. अमेजिंग बोले तो अमेजिंग निकल जाएंगे 1000 लेडीज तो, who are just amazing. They have perfected the recipes. Why can't we have a system कि जिससे हम ये नॉलेज, ये स्किल्स अक्रॉस द सिटी लाए, कि हमारा हर लारी वाला पानी पूरे गोलगप्पे भी खिलाए तो एक्सेलेंट, द बेस्ट गोलगप्पा इन द वर्ल्ड, एवरी लारी वाला, द बेस्ट समोसाज इन द वर्ल्ड, द बेस्ट टेस्ट ऑफ सब्जी। तो राइट फ्रॉम ग्रोइंग वेजिटेबल्स, एवरी इंडिविजुअल हाउस इज नाउ पॉसिबल। मैं खुद अभी जैविक खेती के ऊपर काम करता हूं, इसलिए कॉन्फिडेंस से आपको बता सकता हूं कि मेरी कंपनी ने पूरी केमिकल की खेती एक ही फसल में पूरी ऑर्गेनिक, और वो भी प्रॉफिटेबल कैसा करना, ये सेटअप कर दिया। आज ऐसी टेक्नोलॉजी थी, हम बड़ौदा के हर घर को सिखा दे। उसने भले ही 50 कुंडे लगाए, सब्जियां मिलेगी, साल भर सब्जी मिल सकती, कम पानी में आपको घर में ही सब्जियां मिलेगी, टेस्टी, ऑर्गेनिक। और क्यों नहीं बड़ौदा सिटी ने एक एफर्ट लगाना चाहिए कि हमारे एक पेरीमीटर, कि भाई हम एक एफर्ट लगाएंगे, और ये भी डॉक्यूमेंट हो सकता है कैसे करेंगे इसको, कि पूरा बड़ौदा ऑर्गेनिक ही खाएगा। देखिए टूरिज्म में क्या कितना बड़ा एक आपका ये लेवल लग जाएगा, बड़ौदा ईट्स ओनली ऑर्गेनिक फूड, अमेजिंग ब्रांडिंग। सी हाउ वी कैन ब्रिंग एक्सेलेंस। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेगा ट्रेंड है। अगले 25 साल में हर व्यक्ति को अच्छा, पौष्टिक और सात्विक खाना चाहिए। फूड इज द मेडिसिन ऑफ द फ्यूचर। इसमें अभी कोई त्रिकाल ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। ये क्यों नहीं हमारे डॉक्यूमेंट में होना चाहिए? तो कैन वी क्रिएट द बेस्ट फूड इन इंडिया, इन वडोदरा? कैन इट बी ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ वडोदरा? तो राइट फ्रॉम ग्रोइंग गुड, एक जस्ट वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। शेपनीज करके एक सैन फ्रांसिस्को में रेस्टोरेंट है, उसकी एक लेडी एंटरप्रेन्योर है, उसका आर्टिकल हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में मैं पढ़ रहा था। तो
तो बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है वो लेडी का। वो आपको खाना खिलाती है उसके रेस्टोरेंट में, तो $80 उस टाइम की, यानी 2007-8 का जब लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ तब की बात, $80 शी यूज्ड टू चार्ज पर मील, नॉट चीप। कितना बुकिंग था उसके यहाँ? 3 months। आपको यदि उसके यहाँ खाना खाना है तो 3 महीने पहले एडवांस में बुकिंग करना पड़ता है। मजे की बात यह थी कि आप चूज भी नहीं कर सकते कि आपने को क्या खाना है, वो जो खिलाएगी वो खाना पड़ता था, वो भी उसकी कंडीशन। और फिर भी 3 महीने का उसके यहाँ $80 लेके वो खाना खिलाती थी। इसके बावजूद वो एक बार बैंकरप्ट हो गई। आप बोलेंगे ये तो पागलपन है। सी द एक्सेलेंस विच शी ब्रिंग। उसने पूरी उसकी सप्लाई सिस्टम ऑर्गेनिक करके रखी, फुल सिस्टम वाज ऑर्गेनिक। शी वर्क विद द फार्मर्स, पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेट किया। सी हाउ द प्रोसेस हैपेंस। मैं ये जो बता रहा हूं कहानियां, ये प्रोसेस के एंगल से बता रहा हूं। उसके शेफ को वो सिर्फ 3 दिन काम कराती है, 4 दिन उसको छुट्टी होती है। बोले R&D कर, नई नई डिश बना। साल में 6 महीने रह सकता है वहां, बाकी 6 महीने उसको घूमना पड़ता है वर्ल्ड में। जो स्पेनिश सीख के आओ, चिलियन खाना बना के आओ, इंडियन लगाओ, वियतनामीज करो, उसको इंटीग्रेट करो, फ्यूजन फूड बनाओ, लोगों को खिलाओ। शेफनीज का इतना इनोवेटिव मेन्यू रहता था रोज का। इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस है। क्या बड़ौदा सोच सकते हैं? एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है, सोचने लायक। लेकिन यदि आपने बेंचमार्किंग किया, प्रोसेस ठीक से समझा और लोगों की पे करने की ताकत है। एक जो मेरा रीडिंग कहता है, जितना मैंने रिपोर्ट्स पढ़े हैं बड़ौदा के बारे में, मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए होंगे उस बात को। तो इट वॉज आई थिंक ENY ने या KPMG ने ये रिपोर्ट निकाला था। हाईएस्ट GDP पर पर्सन इज गोइंग टू बी इन दिल्ली। नेचुरल है, कैपिटल है, गुड़गांव है, नोएडा है। नंबर 2 was Bangalore, and interestingly Baroda was number 3. And they predicted that Baroda will grow. So question is, बड़ौदा के पास इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, बड़ौदा के पास कनेक्टिविटी है, आज नॉलेज फ्री हो गया है। कैन बड़ौदा बिकम नंबर 2 विदाउट द हार्डशिप ऑफ बैंगलोर? हम बैंगलोर से आगे क्यों नहीं जा सकते और उससे भी बेटर सिटी में क्यों नहीं रह सकते? सोचना पड़ेगा। और यही मेरे ख्याल से इस डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक पर्पस रहेगा। एक जो पॉइंट है एजुकेशन का, कि हम बड़ौदा को एजुकेशन फील्ड में कैसा देख रहे हैं। देखिए, डॉक्टर डेविड मकाले जो था 1835 में, उस आदमी को एक मिशन देके भेजा गया कि हिंदुस्तान का बैकबोन तोड़ो। और वो जाके पार्लियामेंट में उसने स्टेटमेंट दिया कि इनको यदि 50,000 अंग्रेजों के साथ मुझे रूल करना है, आई नीड टू टीच देम, आई नीड टू टीच देम व्हाट आई वांट टू। और उसने रूल लगाया कि जो लोग मेरी पद्धति नहीं यूज करेंगे उनका फंडिंग मैं बंद कर दूंगा। कर दिया उसने। हमारी हजारों स्कूलें बंद हो गई, गुरुकुल बंद हो गए। इंडिया वॉज एबिलिटी टू लर्न, सीखने की ताकत बढ़ाते थे हम। आदमी जिंदगी भर सीखता था। आज भी हमारे को जो यदि एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, यदि बड़ौदा के लिए डॉक्यूमेंट लिखना है, तो क्यों नहीं हम एक बेंचमार्क करें। आज NEP आ गया है कि हमारा एजुकेशन प्रोसेस टीचिंग से लर्निंग की तरफ चला जाए और क्विकली चला जाए। सिर्फ हिम्मत चाहिए।
रास्ता चाहिए और प्रोसेस चाहिए। आज आप कितना भी नॉलेज दे दो स्कूल में, आपको ये दिखेगा कि वो व्यक्ति को यदि उसने जिंदगी भर ज्ञान का अर्जन नहीं किया वो पीछे पड़ जाएगा। ऐसे भी इफ यू आस्क मी, इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमको एआई की कॉग्निटिव पावर, रोबोटिक्स टू रिप्लेस द ह्यूमन लेबर, तो जहां लेबर दैट मीन्स मैकेनिकल एक्शन एंड कॉग्निटिव पावर मर्ज होगी और ये 100% 2035 और 2045 में होना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि आपके यहां पे पर्टिकुलरली इंडिया में मास स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट का पॉसिबिलिटी है। क्या बड़ौदा सोच रहा है उसके बारे में कि मेरे पास ऑल्टरनेटिव क्या है, मैं हमारी पॉपुलेशन को कैसे एंगेज करूंगा, हाउ विल आई एड वैल्यू, व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज डू आई नीड, मेरे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैसी चाहिए, मैं एक बच्चों को क्या सिखा रहा हूं। आज मैं इस स्टेज के ऊपर खड़ा रह के ये कह रहा हूं, टीचिंग हैज बिकम ए क्रिमिनल एक्टिविटी बिकॉज यू आर वेस्टिंग पीपल्स टाइम। इट हैज टू शिफ्ट टू बिकम एनेबलिंग टू लर्न। आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दी यूनिवर्सिटी हियर, थोड़ा सा शॉक लगेगा आपको सुन के, बट एक्चुअली आपको देखना पड़ेगा कि जो बच्चा आपके सामने बैठा है इस समय में वो क्या एक्चुअली कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा है। एम आई एडिंग वैल्यू और आई एम वेस्टिंग हिज टाइम, एंड इफ यू आर वेस्टिंग हिज टाइम देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड यू हैव टू स्टॉप। और यहां पे तुम्हारे को तुम्हारे एजुकेशनल जैसे एमएसयू है, वन ऑफ द फाइनेस्ट, अगेन गोइंग बैक टू सयाजी राव, जब उन्होंने, मैं खुद बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट पे हूं, हर मीटिंग में मैं यहीं से शुरू करता हूं। मैंने बोला कि महाराजा का ड्रीम क्या था, एक्सेलेंस इन एमएस। आज क्या हो गया, कोई बात ही नहीं करता। हमको बड़ौदा के 2047 में कैन वी ब्रिंग एमएसयू बैक टू 1950 ग्लोरी, हो सकता है, एफर्ट लगाना पड़ेगा। कैन द अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑल्सो बी बिल्ट अप। एक जमाने में वी वेर एजुकेशन हब। 1950 में लोग स्टूडेंट्स आते थे बाहर से पढ़ने के लिए, बड़े चाव से आते थे, तो बेस्ट ऑफ द फैमिलीज उनके बच्चों को भेजते थे। आज क्या हो गया, नहीं है, गड़बड़ है। आप सिंगापुर में जाके नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से बेंचमार्किंग करना शुरू करो अपनी यहाँ की यूनिवर्सिटीज को, आपको पता चल जाएगा कि एक एक डिपार्टमेंट के अंदर, एक एक टीचर की क्वालिटी में, एक एक एजुकेशनल प्रोग्राम में आपका कोई क्लास ही नहीं है। और वो कैसे लाना चैलेंज है, उसका बेंचमार्किंग कैसे करना चैलेंज है। और ये इस डॉक्यूमेंट में से निकलना चाहिए कि राइट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन की वोकैबुलरी बिल्डिंग, एबिलिटी टू स्पीक, मेमोरी डेवलपमेंट, एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड एंड रीडिंग से, ये तो बेसिक स्किल्स हैं। हम उसके ऊपर तो समय नहीं लगाते। तो क्या बड़ौदा इसको देख सकता है? हम हमारे यहां का एजुकेशन एज ए वे ऑफ टीचिंग, वेदर इट इज बीएमसी कंट्रोल्ड और प्राइवेट कंट्रोल्ड, डजंट मेक एनी डिफरेंस, एक बेंचमार्क सेट करना है। उसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, उसके लिए भी सोचना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में हम सब एज ए समाज हमने 3 पाप किए। आप बोलेंगे सर आप तो पाप पुण्य में लग गए। पहला, हमने हमारे जजेस को पे नहीं किया, वी अंडरपेड आवर जजेस। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 लाख रुपए की सैलरी देते हैं, उसके सामने जो वकील खड़ा होता है 1 घंटे का वो 5 लाख रुपए लेता है। कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते कि ये आदमी बिना करप्शन के आपके लिए 160 घंटे काम करे?
गलत है। आप अपने ब्यूरोक्रेसी को पे नहीं, बेस्ट IAS ऑफिसर यू पे हिम 2 लाख रुपीज सैलरी, 2.5 लाख रुपए सैलरी, पर्क्स मिलते हैं। वही प्राइवेट में जाएगा तो कम से कम 2 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए कमाएगा। इज दैट कैपेबल, इज दैट स्मार्ट? गलत करते हैं। और तीसरा पाप है, आपने अपने एजुकेटर्स को अंडर पे किया। आज आपका फाइनेस्ट इंटेलेक्ट यूनिवर्सिटी में जाने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं? भाई मेरे को यदि अगली पीढ़ी बनाना है तो मेरे जो बेस्ट लोग हैं वो टीचिंग में रहने चाहिए। हमारा जो गुरु होता था पहले, उसको राजा देता था पैसे। द बेस्ट इंटेलिजेंट मैन यूज्ड टू बी द गुरु। आज नहीं हो रहा, बदलना पड़ेगा। अगेन द प्रोसेस, बेंचमार्किंग एंड मनी प्रोविजन। तो ये जो 3 डेफिशिएंसीज है, इसको ध्यान में रखते हुए ये डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा कि इसको कैसे धीरे धीरे हम एड्रेस करें। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। तो आज का जो एक एफर्ट है कि सच्ची में अपन लंबी रेस के घोड़े हैं क्या, तो ही ये प्रोग्राम के साथ जुड़ो। अपन यदि कैजुअली आए कि यार जाके कुछ मजा आया, कुछ इंटेलिजेंट सोचा अपन ने जाके वहां पे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ग्राउंड पे डिलीवरी नहीं कर पाएंगे अपन। तो मेहनत काफी लगेगी, दिमाग काफी लगेगा, स्टडी काफी लगेगा। अब इंडस्ट्रियल हब की बात करें थोड़ा। फ्यूचर इंडस्ट्री सारा इनोवेशन पे बेस्ड रहेगा। आप देखिए कौन पैसे कमा रहा है, वेयर इज द वेल्थ जनरेटेड, इट्स ऑल इनोवेशन। आज सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर पैसे कमा रहा है, आईफोन के स्पेयर पार्ट बनाने वाला पैसे बना रहा है, बराबर। आज जो फैशन क्रिएट करता है, H&M वाला, जूडियो वाला, वो पैसे कमा रहा है। देखिए जहां जहां इनोवेशन आया वहां पैसे कमा रहे हैं। जिसने भी अच्छा कुजीन लाया, रेस्टोरेंट में लोग आज एक एक आदमी के पीछे 1,500 2,000 हजार रुपया शाम का खर्चा करके आ जाते हैं, पैसा कमा रहे हैं। उसका व्हाट इज द फूड वैल्यू? शायद 200 रुपए, 250 रुपए की होंगी। सी द वैल्यू एडिशन। तो इनोवेशन इज द फ्यूचर फॉर जनरेटिंग मनी फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। एक सिंपल सा एग्जांपल है, अभी अपने यहाँ पे वो टाटा का ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल प्लेन बनना था। बड़ौदा ने प्रोजेक्ट खो दिया, हमने जमीन नहीं दी उनको, चले गए, धोलेरा चले गए। आपके यहाँ पे एक छोटा सा वर्कशॉप बना देंगे। मोदी जी अपने होने के बावजूद हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट खो दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी शॉर्ट साइटनेस थी। तो इनोवेशन और इतने स्पीड से आ रहा है। आप एक सिंपल एग्जांपल लो, जैसा ये मैं अभी सियाटल गया था, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट के काफी सीनियर लोगों से मिला, शाम को पार्टी पे मिले थे। तो मैं पूछ रहा था कि ये CPU से GPU में क्या ट्रांजिशन आ रहा है। मैंने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सारा GPU यूज होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो एनवीडिया का नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। तो बोले सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू इस जो LLM आया, ब्रेक थ्रू ग्राफिक्स का ये आया और पैरेलल प्रोसेसिंग आया, ये GPU की कमाल। आप देखिए कि यदि हर एंगल से, यानी ये जो प्रोजेक्ट है अपना वडोदरा 2047, मुझे लगता है कि इसके अंदर एक यदि अपन ने GPU खरीद लिया, अभी तो रेंटल पे मिलने वाला है, तो वी शुड टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ दैट प्रोसेसिंग। अभी बॉम्बे में हुआ है, मोदी जी ने उनको प्रायोरिटी पे 4,000 GPU दिलवाए और खुद का भी सेंटर इंडिया का बन रहा है, करीब करीब 1400 यूनिट्स का, 14,000 यूनिट्स का कंबाइंड। तो पूरा AI अपने को क्लाउड के ऊपर मिलेगा। दिस प्रोजेक्ट शुड गो ऑन द क्लाउड।
इट विल रीड इनटू ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट जितने भी अवेलेबल है और आपको उसका एक्सट्रैक्ट देगा। आप चैट जीपीटी पे चले जाओ, तो इट्स ऑल इनोवेशन लेड। मैं खुद मेरा एग्जांपल बताता हूं आपको। आई हैव इनोवेटेड ऑन ए ग्लोबल स्केल, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। Everything which I have done so far in 30 years of my career, first time in the world, तिरंगा झंडा दुनिया में फहरा दिया। It is Zydex which was responsible for this innovation। हो सकता है, तो इंडिया इनोवेट नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, इट्स ओनली योर डिजायर। तो बड़ौदा को हम इनोवेटिव कैसे बना सकते हैं, यहाँ का स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे सपोर्ट कर, इसके ऊपर में भी आपको लिखना पड़ेगा, इसकी भी प्रोसेसेस बनानी पड़ेगी। इसमें भी कौन पार्टिसिपेट करेगा, कैसे पार्टिसिपेट करेगा, कहां से लोग आएंगे, क्यों बड़ौदा में आएंगे, सब ढूंढना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं आएंगे। आज सभी लोग बैंगलोर जा रहे हैं, कोई गुड़गांव जा रहा है, क्योंकि इकोसिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। बट वो क्रिएट करना पड़ेगा यदि वेल्थ जनरेट करना है तो। लास्ट में जो है कि सिटी प्लानिंग, ये एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या हम कुछ नया सोच सकते हैं। आज जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, क्या वो सही है, और यदि वो सही नहीं है तुमको लगता है, लेकिन और क्यों सही नहीं है उसका जस्टिफिकेशन दो। अगली पीढ़ी के लिए क्या प्रॉब्लम आएंगे उसको लिख के निकालो। इसका जो सोचना है आगे पीछे, दिस यू विल हैव टू डू डिटेलिंग, नहीं तो नहीं होगा। वेदर यू वांट अभी जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने अभी टाउन प्लानिंग का ये देखा, तो हमारे यहां ग्रीन पैचेस छोड़ रहे, लेकिन कंसोलिडेट करके नहीं छोड़ रहे, बगीचे नहीं बन रहे। जो सयाजीराव कमाटी बाग बना के गए वो गए, उस टाइम में सरदार बाग बना होगा तो शायद बन गया होगा। आज बड़े पार्क नहीं बन रहे, चले जाओ आप भाईली में चले जाओ, बागोड़िया में चले जाओ, किधर भी चले जाओ। क्यों? बड़ौदा ने क्यों नहीं डिमांड करना चाहिए कि भाई आप यदि 40% लैंड ले रहे हो तो एक कंसोलिडेटेड पार्क तो बनाओ बच्चों को खेलने के लिए, घूमने के लिए। हमको क्यों सिटीजनशिप के अंदर ऐसे ही रहना है, छोटे छोटे इसमें जो पब्लिक स्पेसेस है, जिसको सिविक एम्यूनिटीज हम कहते हैं, हमारी क्या डिजायर है, अगले जनरेशन की क्या डिजायर है, ये हमको लिख के निकालना पड़ेगा। उसकी क्या कॉस्ट है वो भी लिख के निकालना पड़ेगा। ऐसा फ्री में कुछ नहीं होता, फाइनली द सिटी हैज टू पे। लेकिन हो सकता है। अब इसमें जो चंडीगढ़ के जो डिजाइनर थे, आई थिंक कप्रिसियो, फ्रेंच गाय, अब उसका मैप देखो, ही टुक समबडीज मैप एंड देन ही कंस्ट्रक्टेड सेक्टर बाय सेक्टर एनालिसिस। बट ऐसी ग्रीनरी की ऐसी लंबी लंबी लाइन है वहां, आप 5-5 किलोमीटर ऐसे वुड्स में से जा सकते हो वॉकिंग के लिए सिटी के अंदर। ऐसे एक नहीं 3 है, 2 नदियों के बीच में बसा हुआ एक शहर है। वेरी इंटरेस्टिंग मॉडर्न सिटी, हाउ इट वॉज डिजाइन, एग्जीक्यूटेड एंड इट इज स्टिल सर्वाइविंग। तो यदि हम 1 का 4 होने वाले हैं, तो क्या हम नया वाला जो हमारा शहर डिजाइन होगा वो क्यों नहीं कर सकते? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। एंड इफ द गवर्नमेंट इज नॉट लिसनिंग, वी विल हैव टू गो गांधीनगर एंड से नहीं, बड़ौदा को हमको ऐसी करके देना। तकलीफ क्या है बताओ, समझाओ हमारे को। The Citizens Council has to go sit in front of the officer. Please explain us why you are so efficient and we are inefficient. हमको ये चाहिए। बड़ौदा में रेफरेंडम कराओ, डालो गवर्नमेंट पे प्रेशर।
तो वे सारे बड़ौदा वालों वासियों को वोट करने को दो। हो सकता है, सोचना पड़ेगा, सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे और उसकी कॉस्टिंग एनालिसिस करनी पड़ेगी और एक्सेप्टेबल है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा। इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट ये हो सकता है। मेरा ऐसा एक बात खत्म करता हूं यहां पे, फिर अपन वी कैन ओपन अप द डिस्कशन। 85% ऑफ इंडिया विल बी रीबिल्ट इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स, ये मेरा प्रेडिक्शन है। रीजन इज कि आप 3, 3.5, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी आज बन गए, आप एस्पायर कर रहे हो और रियलिस्टिकली लग रहा है कि हम 25 की हो जाएंगे। अब जब ये 25 ट्रिलियन आ जाएगा, यानी 20-22 ट्रिलियन एक्स्ट्रा आएगा पैसा, कहां जाएगा? ये बड़ौदा 2047 का अपने को डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा कहां जाने वाला है। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई खर्चा करेगा। कहां खर्चा होगा? घर पे खर्चा होगा, गाड़ी पे खर्चा होगा, कपड़ों के ऊपर खर्चा होगा, खाने पे खर्चा होगा। ये बेसिक नेसेसिटीज है। तो यदि आज का प्रोपोर्शन निकाला जाए तो 40% पैसा हम घर के अंदर हमारी इनकम का लगाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो 22 ट्रिलियन नया आने वाला है, इसके अंदर पूरा हिंदुस्तान नया बनेगा, पूरा पुराना हम तोड़ डालेंगे, क्योंकि ऐसे भी वो इतना अच्छा नहीं है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वी एक्चुअली हैव ए चांस, रियलिस्टिक चांस, कि हम एक बहुत सुंदर भारत देश को बना सकते हैं, एक आइडियल मॉडल सिटी हम खड़ा कर सकते हैं। ये हमारे पास चांस है। बड़ौदा में उतने इंटेलिजेंट लोग हैं, राइट फ्रॉम MIT एजुकेटेड टू हार्वर्ड एजुकेटेड टू एवरीबडी इज देयर इन दिस सिटी। वी कैन टैप देयर इंटेलिजेंस, वी कैन टैप देयर कनेक्टिविटी। हम दिल्ली से मदद ला सकते हैं, हम इंटरनेशनली मदद ला सकते हैं, हम गांधीनगर से मदद ला सकते हैं। सवाल है कि हमारे में वो जिद है क्या कंटिन्यूअस काम करने की, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। लेकिन वी कैन बिल्ड ए ग्रेट वडोदरा सिटी। थैंक यू फॉर टाइम।